कम्युनिकेशन में एक वर्ड है उसको कहते हैं एंगेजमेंट। और ये एंगेजमेंट्स के बारे में कहते हैं कि पहले 5 सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप किसी शख्स के सामने जाते हैं तो आप जो पहले 5 सेकंड के अंदर जब उसे एंगेज करते हैं तो उसके बाद फिर आपकी कम्युनिकेशन चल पड़ती है। फिर मामला सेटल हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ बैठ के आप बड़े से बड़ा मसला हल कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले 5 सेकंड के अंदर आपकी एंगेजमेंट नहीं होती, यानी आप एक दूसरे के साथ एंगेज नहीं होते, तो फिर मामला जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आप कितनी लंबी कन्वर्सेशन क्यों ना कर लें, आप एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते या दूसरे बंदे को कन्विंस नहीं कर सकते। अभी जो एंगेजमेंट है उसका एक छोटा-सा वाकया कल पेश आया, और बल्कि 2 वाकयात पेश आए और दोनों वाकयात मैं आपके सामने रखता हूँ और ये आपके लिए सीखने वाली बात है, बड़ी ज़्यादा सीखने वाली बात है। एक जो एंगेजमेंट थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की। उन्हें थोड़ा टाइम मिला, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक कहा उन्हें कि आएँ और आके बात करें, और उसके बाद उन्होंने 1 मिनट के अंदर-अंदर डोनाल्ड ट्रंप तो क्या पूरी जो महफ़िल थी सबको लूट लिया और सबको कन्विंस कर लिया कि जनाब इस तरह इंटरनेशनल फोरम के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। तो मियां शहबाज शरीफ का एक नया चेहरा कल सामने आया है और उस चेहरे ने वाक़ई ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो मेरा ख़्याल है ये काबिल तनकीद है, काबिल एक तारीफ़ भी है, और साथ-साथ हमें इसको कॉपी भी करना चाहिए कि जब भी आप इंटरनेशनल फोरम पे जाएँ और कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, तो उसकी एंगेजमेंट ऐसी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि दूसरा फ़रीक जो है ना पहले हैरान हो, फिर उसके बाद तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाए और फिर पूरा मीडिया, पूरी दुनिया उसे कवरेज देने पे मजबूर हो जाए। और जो दूसरा एक छोटा-सा क्लिप था वो अर्दोग़ान और जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, उनकी एक छोटी-सी कन्वर्सेशन है जो इस वक़्त पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल है और दुनिया कोट भी कर रही है और हँस भी रही है, और ये भी देख रही है कि अर्दोग़ान ने किस तरह चंद सेकंड के अंदर इटली के साथ अपने रिलेशंस बहुत बेहतर बना लिए। पहले भी अच्छे थे लेकिन अब तो मज़ीद बेहतर बना लिए हैं। दोनों का आमना-सामना हुआ, यानी अर्दोग़ान जो प्रेज़िडेंट हैं टर्किया के, और उनके उनका सामना हुआ प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ, और दोनों एक-दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो उसके बाद अर्दोग़ान ने बड़े मीठे अंदाज़ से कहा कि मैं आपकी सिगरेट नोशी छुड़वाना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर है दरमियान में मुतरजम था, उसने तर्जुमा किया, तो उसके बाद खातून जो है वो थोड़ी-सी परेशान भी हुई, हँसी भी, और उसके बाद वो कह के जी मुझे पता है, उसके बाद वहाँ से चली गई। लेकिन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हो गया और ये बॉन्ड देखिएगा आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि सिगरेट नोशी जो है, इसका क्या ताल्लुक है? क्या अर्दोग़ान ने उन्हें सिगरेट पीते हुए देखा था? नहीं, सिगरेट पीते हुए बिल्कुल नहीं देखा था, क्योंकि ऐसी जो महफ़िलें होती हैं वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर भी, कोई प्रेज़िडेंट भी इस तरह सिगरेट नहीं पीता कि दूसरे उनको देख सकें। तो ज़ाहिर है बुरा लगता है। तो असल इश्यू ये था कि मेलोनी की एक किताब है जिसके अंदर उसने ज़िक्र किया था, बल्कि एक इंटरव्यू दिया उसने, और उस इंटरव्यू के अंदर उसने ये ज़िक्र किया कि मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई, वो सिगरेट नोशी छोड़ने में थी। तो मैं सिगरेट नोशी बड़ी मुश्किल से छोड़ी, और उसके बाद कुछ अरसे बाद दोबारा वो आदत स्टार्ट होगी। उसकी वजह ये थी कि मैं रेज़िस्ट नहीं कर सकी। लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि सिगरेट नोशी की वजह से मुझे बड़े फ़ायदे भी हुए। बहुत सारे ऐसे प्रेज़िडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं जो सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज करके हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हो गए। उन्होंने ट्यूनीसिया जो है उसके प्रेज़िडेंट की भी बात की और 1-2 और मुल्कों का ज़िक्र भी उसके अंदर किया। तो अब अर्दोग़ान देखें, छोटी-सी चीज़ थी, या तो उनकी टीम ने वाक़ई ब्रीफ़ किया था कि जो-जो वहाँ पे लोग हैं उनकी ये-ये आते हैं या ये-ये चीज़ें हैं जिससे आप उनको एंगेज कर सकते हैं, या फिर उन्होंने खुद इंटरव्यू देखा था या इनके ज़हन में था। तो जब ये आमना-सामना इनका हुआ तो इन्होंने ये फ़िक्रा उसके ऊपर फेंक के उसके साथ अपनी एक नई टाई क्रिएट कर ली है, और ये चीज़ होती है एंगेजमेंट्स। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जब आप किसी जगह जाएँ तो आप उस पूरे एनवायरनमेंट में देखें कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो विज़िबल है। बाज़ लोगों की जो पेंटिंग होती है दीवारों के ऊपर वो बड़ी विज़िबल होती है। आप पेंटिंग की तारीफ़ करें जाते ही, और उससे फिर आपके दूसरे बंदे के साथ मामला दुरुस्त हो जाएँगे। इसी तरह अगर किसी ने टाई बड़ी अच्छी लगाई हुई है, टाई की तारीफ़ करें, परफ्यूम अच्छी है, परफ्यूम की तारीफ़ करें। और किसी शख्स को अगर किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है वो, तो उसके लिए वो तोहफ़ा ले जाएँ। लेकिन उसके लिए आपको होमवर्क करना चाहिए, और ये जो होमवर्क है ये आपकी एंगेजमेंट में इज़ाफ़ा करता है। तो ये 2 जो इंसिडेंट हैं, 2 जो वाक़यात हैं, ये 2 इवेंट्स हैं, ये 2 हुक्स हैं, ये 2 एंगेजमेंट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि इनको आप ज़हन में रखें, और अगर आने वाले दिनों में आपको कभी किसी जगह मौका मिले, तो इसको कॉपी करें। इससे आपके ताल्लुकात दूसरे लोगों के साथ बेहतर होंगे। बहरहाल ये वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहता था। आज के व्लॉग की तरफ आते हैं। साद रिज़वी साहब मिल गए हैं। ये कहाँ मिले हैं, किस तरह हैं, और क्या पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफ़सील से बताएँगे। सोहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला मान लिया गया है, कल ये हल्फ़ उठा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा कैच है कि क्या वाक़ई कल हल्फ़ हो सकेगा, या दरमियान में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएँगे। और तालिबान ने तहरीक लब्बैक की हमायत कर दी है। अजीब-सी बात है कि पीटीआई वो इनकी हमायत कर रही है और तालिबान भी इनकी हमायत कर रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएँगे। मोदी एक बार फिर भाग गया है, कहाँ से भागा है, क्यों भागा है, ये भी आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और अडयाला जेल के एक कैदी ने, ये इमरान खान साहब ने एक और कैदी, उससे एक अजीब-सा मुतालबा किया है, लेकिन हवाला साथ ही इमरान खान साहब का दिया है। ये हवाला क्या है और कैदी ने क्या मुतालबा किया, ये भी आपको इस व्लॉग में बताएँगे। बिलावल भुट्टो साहब ने सोहेल अफरीदी साहब की हमायत कर दी है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी हमायत मिली है सोहेल अफरीदी साहब को। कैसे? आगे चल के आपको ये बताएँगे। तहरीक लब्बैक के ऊपर एक नया अज़ाब नाज़िल हो गया, एक नया
नई चट्टान गिर गई है, एक नया हथौड़ा उनके सर पे गिरा है। क्या है ये भी आपको आगे चल के हम इस व्लॉग में बताते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के एक हुक्म ने सूरत-ए-हाल बदल दी। हुक्म क्या है और किस तरह सूरत-ए-हाल चेंज हुई ये भी, और इंटरनेट मज़ीद स्लो हो गया है और अगले 18 घंटे स्लो रहेगा। क्यों रहेगा? क्या इसका ताल्लुक टीएलपी के साथ है? आगे चल के आपको बताएँगे। और इसके साथ-साथ साद रिजवी पे कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हो गया है और अगर ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर इनके खिलाफ प्रोसीडिंग होगी। ये कत्ल कैसे किया इन्होंने, क्यों किया और क्या वाक़ई ये केस झूठा है या सच्चा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएँगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें, खैर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। हम अडयाला जेल की एक दरख्वास्त की तरफ आते हैं। ये बड़ी दिलचस्प किस्म की दरख्वास्त है। वहाँ पे एक 302 का एक मुजरिम है जिसको 25 साल कैद की सज़ा हुई है और इसका नाम जो है वो बड़ा दिलचस्प है, मोहम्मद इरफान नाम है इसका। और इसने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की है कि जनाब मुझे भी इमरान खान साहब जैसी सहूलतें दी जाए। उन्होंने कहा जी मैं भी उसी जेल के अंदर कैदी हूँ, वहीं पे जहाँ पे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बंद हैं, लेकिन बानी को बेइंतहा सहूलतें दी जाती हैं और वहाँ उन्हें हफ्ते में 2-2 मरतबा मुलाकातों का भी एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है, जबकि मैं भी उसी जेल के अंदर मुलज़म हूँ, मेरे भी कोई हकूक़ हैं। ना मुझे वहाँ पे सहूलतें दी जा रही हैं और ना ही मेरे साथ लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं, तो ये ज़ुल्म है और मेहरबानी फरमा के एक बराबरी का सलूक करें ताकि बैलेंस हो सके। ये क्या हुआ कि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर रहा है या वो स्टार है, तो आप उनको बहुत ज़्यादा सहूलतें दे रहे हैं और मैं एक आम आदमी हूँ, आम पाकिस्तानी हूँ, तो मेरे ऊपर जो पूरी स्टेट है उसने चक्की चलाई हुई है। तो उनकी तरफ से ये मुतालबा किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दे दी गई है, फ़रीक सेक्रेटरी दाखिला को बनाया गया, सुप्रीडेंट को बुलाया गया, फिर चीफ कमिश्नर है, फिर होम डिपार्टमेंट है, इन चारों को फ़रीक बना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त कर दी गई है। वैसे बात तो उनकी दुरुस्त है, अगर सब कैदियों को बराबर सलूक किया जाना चाहिए और सब लोग अगर इस दुनिया में बराबर हैं या ममलकत खुदा दाद में अगर सारे बराबर हैं तो फिर हकूक भी सबको बराबर मिलने चाहिए। जैसे कि इमरान खान साहब को वहाँ पे जिम की सहूलत हासिल है, मशीनें उनके पास हैं, तो सब कैदियों को दे दी जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी का खाना खा सकते हैं, बनवा सकते हैं, तो सब कैदियों को मर्ज़ी का खाना खाने की, बनवाने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब को वॉक करने की सहूलत दी गई है, तो सब कैदियों को सहूलत मिलनी चाहिए। इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सकते हैं, तो बाकी जो लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े क्यों नहीं पहन सकते? अगर इमरान खान साहब को मर्ज़ी का खाना मिल सकता है, तो बाकी कैदियों को मर्ज़ी का खाना क्यों नहीं मिल सकता? अगर उनके पास डॉक्टर्स की सहूलत हासिल है उन्हें, तो यहाँ पे जो बाकी कैदी उनको सहूलत क्यों नहीं दी जाती? अगर इनके वुकला इनके साथ मुलाकात करते रहते हैं, तो बाकी कैदी जो हैं, वो किसी और मुल्क से आए हुए हैं, कोई जंगी कैदी हैं कि उनको वकीलों की सहूलत नहीं मिल सकती। और अगर हफ्ते में 2-2 मरतबा इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें हो सकती हैं, तो बाकी कैदियों की मुलाकातें क्यों नहीं हो सकती? सवाल बड़ा दिलचस्प है। मेरा ख़्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंसाफ़ करना चाहिए। या इनसे वो सहूलतें वापस लेनी चाहिए या मोहम्मद इरफान को भी वो सारी सहूलतें देनी चाहिए। अगला जो इश्यू है वो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। शर्म शेख में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, कल जो मुआहिदा हुआ है उसके अंदर बहुत सारे मुल्कों के सरबराहान को बुलवाया गया था। नरेंद्र मोदी साहब को भी दावत दी गई थी और ये दावत अल सीसी जो प्रेसिडेंट हैं मिस्र के, उनकी तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, दोनों की तरफ से मुश्तरका दावत थी। लेकिन जो मोदी साहब हैं वहाँ पे नहीं आए। मोदी साहब इस फंक्शन से भी भाग गए हैं और इन्होंने अपनी एक मिनिस्टर फॉर स्टेट है खारजा अमूर की, कीर्ति वर्धन सिंह, उनको भेज दिया और उन्होंने वहाँ पे ट्वीट कर दिया कि जी मैं यहाँ आई हूँ इंडिया के बिहाफ पे और मैं इसको कवर करूँगी, इस इवेंट को, इंटरनेशनल इवेंट को। अब देख लें वहाँ पे तकरीबन 150 के करीब लोग थे, मंदूब थे और उसमें अगर नरेंद्र मोदी साहब आ जाते तो कितना अच्छा होता इंडिया के लिए। ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो जानी थी, मामलात मज़ीद सेटल हो जाने थे। लेकिन मोदी साहब किसी भी ऐसे फोरम के ऊपर नहीं जाते जहां पे ट्रंप का सामना करना पड़ जाए उनको, या वहां पे कोई ऐसा बंदा हो जो इनसे 7 जहाज़ों के बारे में पूछ ले, या वहां पे पाकिस्तान हो, तो मोदी साहब वहां से गायब हो जाते हैं। तो मोदी, अब आप देख लें, पिछले कितने अरसे से वो किसी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं गए क्योंकि वो वहां पे बेइज्जती महसूस करते हैं। उनका ख्याल ये है कि मैं जाऊंगा, मीडिया होगा, लोग पूछेंगे और मुझे झूठ बोलना पड़ेगा और ये झूठ से होगा, वो इंडिया की मजीद बेइज्जती करेगा। दूसरा, वो ट्रंप के सामने नहीं जाना चाहते क्योंकि ट्रंप उनको देखते ही हो सकता है कह दे कि वो जो 7 जहाज से उनका मलबा आपने कहाँ बेचा है, आप उसे अमेरिका के हवाले कर दें। तो इस ऐसी चीज़ों से मोदी साहब घबराते हैं, तो कल मोदी साहब वहाँ पे नहीं गए। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। ताहम मोदी साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और उन्हें मुबारकबाद पेश किया कि आपने यहाँ पे अमन कायम कर दिया और आप इस मामले में चैंपियन हैं। तो लेकिन इस ट्वीट का क्या फ़ायदा? जाना चाहिए था, अपने मामू से मुलाकात होनी चाहिए थी आपकी। अब अगर आपकी मुलाकात नहीं हो रही या आप फेस नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर है इंडिया का बड़ा नुकसान है। इसके साथ-साथ आज पेशावर हाई कोर्ट ने कमाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर जारी किया और ये ऑर्डर सुहेल आफरीदी साहब के हक में है और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद पेशावर हाई कोर्ट गई थी और चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक जो गवर्नर खैबर पख्तून है उनको पाबंद किया गया कि कल वो हर सूरत सुहेल आफरीदी साहब का हल्फ लें
और अगर गवर्नर साहब अवेलेबल नहीं होते या वो हल्फ नहीं लेते तो फिर स्पीकर साहब को हुक्म जारी किया गया कि आप कल नए चीफ मिनिस्टर का हल्फ ले लें। 4 बजे कल का टाइम दिया गया, 4 बजे तक ये हल्फ हो जाना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है। अब एक दूसरा मुकदमा भी है और ये दूसरा मुकदमा जो है मौलाना लुत्फुर रहमान की तरफ से है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे हैं और ये एमपीए हैं। इनकी तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है। उस दरख्वास्त में कहा गया है कि ये जो नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब है वो गैर कानूनी है, क्योंकि पुराने का अभी इस्तीफा कबूल नहीं हुआ। जब तक इस्तीफा कबूल नहीं होता तो नया कैसे मुंतखब हो सकता है। तो इनकी जो दरख्वास्त है कल उसकी हेयरिंग है। 2 जज हैं वहाँ पे और ये डिवीज़नल बेंच बना है पेशावर हाई कोर्ट का, जिसके अंदर जस्टिस अरशद अली हैं और जस्टिस वक़ार अहमद हैं। कल मुझे लगता है कि इसका फैसला भी आ जाएगा और अगर इसका फैसला भी सुहेल अफरीदी साहब के हक में आ गया, तो कल सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो हल्फ उठा लेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने अपने गवर्नर को कहा है, वो गवर्नर साहब पेशावर में नहीं है, वो कराची में हैं। उनको हुक्म दिया है कि आप फौरी तौर पे वापस जाएँ और आप वज़ीर आला सिंध का जहाज़ इस्तेमाल कर लें और जाके आप वहाँ पे हल्फ लें, क्योंकि ये आपकी आईनी ज़िम्मेदारी और आपको आईनी ज़िम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। तो फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं उन्होंने भी आज एतराफ़ कर लिया है कि जी मैं तो नहीं भाग रहा, मैं कल जाऊँगा और जाके मैं हल्फ लूँगा। और इसके साथ-साथ फिर बिलावल साहब के हुक्म के बाद ज़ाहिर है सुहेल अफरीदी साहब का हल्फ हो जाएगा और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी फ़ेवर है सुहेल अफरीदी साहब के लिए, क्योंकि अगर गवर्नर साहब भी दरख्वास्त दे देते तो फिर मामला मज़ीद उलझ जाना था। लेकिन बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब ने इन्हीं को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया था, इनको बुरा-भला कहा था कि मैं कोई भुट्टो नहीं हूँ, जिस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन अब देख लें कि इनको मौका भी दिया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सपोर्ट भी मिल रही है। इस सारे मामले के अंदर 3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं जिसका एतराफ़ करना चाहिए। पहला तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमपीएस नहीं टूटे, 90 के 90 एमपीएस पूरे थे, जो इस पार्टी की अखलाकियात को साबित करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको तोड़ने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं, इन्होंने किरदार का इज़हार किया है, तो हमें इस चीज़ का एतराफ़ करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है उसका एतराफ़ होना चाहिए। इसके साथ-साथ अदालत ने फ़ैसला किया और उन्होंने वाक़ई इंसाफ़ के ऊपर फ़ैसला किया है और इस इंसाफ़ के ऊपर मबनी फ़ैसले को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तस्लीम भी किया है। और तीसरा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपने गवर्नर को हुक्म दिया है और ये चीज़ साबित करती है कि जो बड़ी पार्टियाँ, पुरानी पार्टीज़ हैं, वो वाक़ई बड़ा दिल रखती हैं और उन्होंने वक़्त से बहुत कुछ सीख लिया है। अब अगला जो इम्तिहान है वो सुहेल अफरीदी साहब का है। अब देखते हैं सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो 3 काम उनके ज़िम्मे हैं। उन्होंने अपने सूबे में अमन कायम करना है, क्या वो अमन कायम कर पाते हैं? उन्होंने अपने सूबे की हालत ठीक करनी है, क्या वो अपने सूबे की हालत ठीक कर पाते हैं? और उन्होंने इमरान खान साहब को रिहा करवाना है, क्या वो इमरान खान साहब को रिहा करवा पाते हैं? ये तीनों काम उनके ज़िम्मे हैं। अगर वो अहल साबित हुए तो तीनों के तीनों काम हो जाएँगे और पूरा पाकिस्तान समझेगा कि इमरान खान साहब ने बड़ा बेहतर फैसला किया था। लेकिन अगर ये तीनों काम नहीं होते तो आज जो पार्टी के बड़े-बड़े लोग इनके साथ खड़े हैं, ये सारे भाग जाएँगे देखिएगा और फिर एक नया चीफ मिनिस्टर वहाँ पे आएगा और उसके बाद इमरान खान साहब इनके साथ वही सलूक करेंगे, जो बुज़दार साहब के साथ किया था। उसके बाद शर्मिंदा होंगे कि मैंने क्या किया था, मैंने क्या खच मार दी थी पंजाबी में जो कहते हैं। लेकिन ये फैसला आने वाले दिनों में होगा। इसके साथ-साथ एक और इश्यू है जो आपके सामने रखना है और वो बड़ा इश्यू है और वो इश्यू है तहरीक लब्बैक का इश्यू, जो ज़ाहिर है आपके सामने रखना है और बड़ा बर्निंग इश्यू है। तहरीक लब्बैक के ऊपर 2 नए क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, 2 नई खबरें इनसे रिलेटेड हैं। एक तो ये है कि एनसीसीआई ने इनके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। वो तमाम प्लेटफ़ॉर्म इंटरनेट के ऊपर जो अवेलेबल थे या सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल थे, जिसके अंदर मुख्तलिफ खबरें चल रही थी तहरीक लब्बैक से रिलेटेड और उसके अंदर फेक प्रोपेगेंडा था और जाली उसके अंदर वीडियोज़ थी और जाली फुटेजेस थी। उन सब के ऊपर क्रैकडाउन का फैसला किया गया, फ़हरिस्तें बन गई हैं और इन फ़हरिस्तों के मुताबिक अब इनके ऊपर पैका कानून के तहत मुकदमात बन रहे हैं और ये सारी वेबसाइट्स भी बंद होंगी, सारे अकाउंट्स भी बंद होंगे और जो-जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। एक नया क्रैकडाउन है जो-जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे के अंदर-अंदर इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक नया अज़ाब है, नई क़यामत है, जो इस पार्टी के ऊपर इस वक़्त मुसल्लत की गई है, गिरा दी गई है। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। इसके साथ-साथ जो तहरीक लब्बैक है, उसके खिलाफ मुकदमात कायम हो गए हैं। 108 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पहले 4 लोग गिरफ्तार थे, उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी। अब आज 104 मज़ीद लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 108 गिरफ्तारियाँ हो गई हैं। 70 जो इनके लोग थे, उनको लाहौर की अदालतों में आज पेश किया गया है और उनका रिमांड जो है 11 दिन का मंजूर कर लिया गया। 11 दिन के लिए इन्हें पुलिस की हिरासत में दे दिया गया। अब ये पुलिस इनसे रिकवरियाँ करेगी और मुझे लगता है कि इनके खिलाफ ठीक-ठाक किस्म के मुकदमात जो बने हैं उनके ऊपर बाकायदा अमल दरामद भी होगा। इसके साथ-साथ जो साद रिज़वी साहब हैं, उनके भाई अंस रिज़वी साहब हैं, इन दोनों के खिलाफ भी मुकदमात बन गए। ये जो 108 लोग हैं, जिनके अंदर ये दोनों भाई भी शामिल हैं, इनके ऊपर 30 दफ़ात के तहत यानी 30 टाइप के केसेस बने हैं जिनके अंदर एक इक़दाम कत्ल का केस भी है, यानी कत्ल करने का और कत्ल करने की कोशिश करने के केसेस भी हैं। फिर इंसदाद दहशतगर्दी की बहुत सारी दफ़ात इनके ऊपर लगी हैं और इनको मुझे लगता है कि अगर ये लोग गिरफ्तार हो गए और प्रोसीडिंग प्रॉपर हो गई और अगर गवर्नमेंट ने इनको माफ़ ना किया, तो इनको सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है और ये जो केसेस हैं ज़िला शेखुपुरा में उनकी हदूद के अंदर ये केस दर्ज हुए हैं
रावलपिंडी के अंदर भी इनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। तो अब साद रिजवी साहब जो उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा भी हो गया, 302 का मुकदमा है। और उस मुकदमे में लिखा गया है कि साद रिजवी साहब ने पिस्तौल उठाया और उसके बाद उन्होंने जो एसएचओ हैं, जो शहीद हैं, उनको गोली मार दी। गोली उनके पेट में लगी और वो वहीं पे गिर के शहीद हो गए। तो ये उनके ऊपर मुकदमा बना है। तो एसएचओ का जो मुकदमा है, वो साद रिजवी साहब के ऊपर बना है। इसके साथ-साथ अंस रज़वी साहब के जो उनके दूसरे भाई हैं, उनके बारे में ये एक मुकदमा कायम किया गया, एफआईआर दर्ज हुई है कि उन्होंने भी राइफ़ल उठाई और राइफ़ल से उन्होंने फायरिंग की थी, यानी कि उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की थी, फ़साद फैलाया था। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, उन सब के ऊपर जो मुकदमात हैं, वो इंतशार फैलाने के हैं, फ़साद फैलाने की है और गलत किस्म के रिमार्क्स देने के हैं और नक्स-ए-अमन का जो पैदा करने के हैं मुकदमात, सड़कें रोकने के मुकदमात हैं, इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो बड़े हैवी मुकदमात हैं, जो आने वाले दिनों में इस पूरी पार्टी को लेके बैठ जाएँगे और ये बड़ा खौफनाक मेरा ख़्याल है क्रैकडाउन होगा इनके ऊपर। इसके साथ-साथ साद रिज़वी और अंस रज़वी के बारे में अभी तक जो इत्तलात हैं, पुलिस का कहना ये है कि हम उनके करीब पहुँच गए, हमें पता लग गया है कि वो किस जगह पे मौजूद हैं और अभी हम सिर्फ़ रैकी कर रहे हैं और वहाँ पे अपने लोग जो हैं, वो वहाँ पे हम तैनात कर रहे हैं और किसी वक़्त भी हम उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। साथ ही पुलिस ने एक दरख्वास्त भी की है उनसे और उनसे अपील भी की है और उन्हें एक मशवरा दिया है कि आप फ़ौरी तौर पे खुद गिरफ़्तार हो जाएँ, बजाए इसके कि हम आपको गिरफ़्तार करें। अगर आप खुद गिरफ़्तारी दे देते हैं, तो आपका इलाज भी हो सकता है किसी अस्पताल में, जिस अस्पताल में कहेंगे आपका इलाज करवा दिया जाएगा। और अगर आप खुद गिरफ्तारी नहीं देते तो हम आपके बहुत करीब हैं, हमने आपको पकड़ लेना है। मेरी ज़ाती राय ये है और इन्फॉर्मेशन भी है कि मुझे लगता है कि ये पुलिस की हिरासत में ही हैं, किसी और जगह ये नहीं है और पुलिस अब उनको किसी वक़्त भी अपीयर करने वाली है। आज रात या अपीयर कर देंगे या कल उन्हें पेश कर दिया जाएगा कहीं न कहीं और थोड़े से ज़ख्मी भी हैं, मुझे लगता है कि वो ज़ख्मी हैं और उनको साँस की जो प्रॉब्लम है वो भी महसूस होती है क्योंकि वहाँ पे आँसू गैस बहुत ज़्यादा चली थी जिसकी वजह से गश खा के वो बेहोश हो गए थे। लेकिन बहरहाल पुलिस ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि जी हम उनके बड़े करीब हैं। जब पुलिस ये कह देती है कि हम उनके बहुत करीब हैं, तो फिर इसका मतलब यही होता है कि चंद घंटों में मुल्ज़म को पेश करने का वक़्त आ गया है। अब वो पेश होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि साद रिज़वी साहब जो हैं वो पेश होने वाले हैं। साथ ही साथ इंटरनेट इस वक़्त बहुत स्लो हो गया है और ये क्लेम किया जा रहा है पीटीआई के पीटीसी की तरफ से, मैं पीटीआई इतनी मर्तबा लिया नाम कि वो पीटीआई निकलता है मुँह से। पीटीसीएल जो ज़ाहिर है पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी है, पहले लिमिटेड है, पाकिस्तान टेलीकॉम लिमिटेड। तो ये जो है ये एक बड़ी अथॉरिटी है और इस वक़्त एक हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है उसके पास है ये और ये चला रही है और इंटरनेट का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो इनके पास है। तो इनका ये क्लेम है कि जो ज़ेरे समंदर हमारी केबल है उसके अंदर इश्यू आ गया जिसकी वज़ह से 18 घंटे हमें इसकी रिपेयरिंग में लगेंगे, 18 घंटे इंटरनेट बहुत स्लो रहेगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि 6 केबल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो ज़ेरे समंदर हैं और वहाँ से ये केबल्स जो हैं वो बिछाई गई थी ताकि इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान को दिया जा सके। 3 जो हैं वो पीटीसीएल की हैं, 3 केबल्स पीटीसीएल की हैं। 2 जो है ट्रांस वर्ल्ड एसोसिएशन है एक, बल्कि ट्रांस वर्ल्ड एसोसिएट्स हैं, ये कंपनी है जिसके पास 2 हैं और एक जो है वो साइबर इंटरनेट सर्विसेज़ जो है कि कंपनी है, उसके पास है। तो 6 केबल्स के ज़रिए इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर सप्लाई किया जाता है। अब इस जो ज़रूरत है उसको देखते हुए इसकी फैसिलिटीज़ में इज़ाफ़ा भी किया जा रहा है। लेकिन सर-ए-दस्त जो मेन केबल है जिससे पाकिस्तान को इंटरनेट मिल रहा है, उसके अंदर गड़बड़ आ गई और अगले 18 घंटे लगेंगे इस केबल को ठीक करने में। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख़्याल ये है कि ये क्योंकि साद रिज़वी साहब को पेश किया जा रहा है और उनकी पेशी की वजह से किसी जगह कोई मसला पैदा ना हो या वीडियोज़ जो है उनकी शेयर ना की जा सकें या प्रोपेगेंडा ना किया जा सके या पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाया जा सके। इस वजह से ये जो इंटरनेट है ये स्लो हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि वाक़ई ऐसी सूरत-ए-हाल है या फिर ये बज़ाहिर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या बनता है लेकिन साद रिज़वी साहब मुझे लगता है कि आज रात या कल किसी वक़्त भी पेश कर दिए जाएँगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान